हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ग्रेड 8 का सिविक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान का होना, संविधान के नियमों का होना क्यों जरूरी है। मान लीजिए एक परिवार में एक बड़ा मुखिया होता है। अगर वो कुछ नियम अपने परिवार के लिए बनाता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है, अगर हम उस नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे परिवार के हर एक सदस्य अपनी अपनी मनमानी करने लगेंगे और जिसको जैसे अच्छा लगेगा वे उसी प्रकार से बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे एक दूसरे से। तो ऐसा न हो, हर एक इंसान को एक दूसरे से जोड़ने और बांधने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान भी हमारे भारत के हर एक नागरिक को ध्यान में रखते हुए इसमें नियम बनाए गए हैं। यहाँ तक कि इसके नियमों को चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, हर एक इंसान को मानना पड़ता है, जिससे हमारा भारत के हर एक इंसान के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। नियम सबके लिए एक ही होते हैं। इसमें अगर कुछ नियम किसी को नहीं समझ में आते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उसके खिलाफ या उसके लिए आवाज भी उठा सकते हैं। उसके भी बहुत सारे माध्यम बनाए गए हैं। तो why does a country need a constitution? क्यों जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो आइए देखते हैं। A society is bound to certain set of rules which makes it what it is and differentiates it from other kinds of society. हम देखते हैं कि एक समाज में कितने सारे नियम होते हैं और हर एक समाज का अलग अलग नियम होता है। तो ये जो नियम होते हैं ये एक दूसरे समाज को एक दूसरे से भिन्न करते हैं। तो हम ये जो समाज के नियम बनते हैं ये विभिन्न समुदाय में जो लोग रहते हैं उनकी जो आम सहमति होती है उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंडिया में भी होता है। विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं तो हर एक समुदाय के लोग के मद्देनजर उनको ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जाते हैं जिससे सभी की सहमति हो। तो आधुनिक देश में जैसे हमारा इंडिया, आम सहमति से आम तौर पर लिखित रूप में जो दस्तावेज होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें हमें ऐसे नियम मिलते हैं, तो ये संविधान के रूप में माना जाता है। These rules in large societies in which different communities of people live together, जैसे हमारे भारत में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहने के कारण सभी को ध्यान में रखते हुए इनके नियम को बनाया जाता है। Are formulated through consensus in modern countries. His consensus is usually available in written form. ये एक written form में होता है, लिखित दस्तावेज में होता है। A written document in which we find such rules is known as constitution. तो ऐसे लिखित दस्तावेज जिसमें हमें ऐसे नियम मिलते हैं ये संविधान के रूप में माना जाता है या जाना जाता है। The Constitution lays certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. तो ये जो संविधान है ये हमारे लिए एक आदर्श है जो हर तरह के देश का बेस होता है, आधार होता है। और जैसा कि हम
नागरिकों के रूप में हर एक नागरिक इस जगह पे रहता है। भारत में हर एक नागरिक के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हर नियम होते हैं और वो उतनी ही इच्छा से, उतने ही सम्मान से इन नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है। Principles and ideals of a monarchy are quite different from those of a democracy. जो मोनार्की राजतंत्र है उसके जो नियम होते हैं और जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसमें डिफरेंट होता है ये, या अलग अलग नियम होते हैं इसके। क्या होता है? Therefore, soon after the transition in the governing system in Nepal, the government started the process of making a new constitution of Nepal because the earlier one did not suit their new setup. नेपाल में क्या हुआ था कि पहले उनका लोकतंत्र था, फिर राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा ये राजतंत्र बना। राजतंत्र मतलब जहां राजा का शासन होता है। माओवादी जो संगठन है इसमें उन्होंने बहुत संघर्ष किया इसे लोकतंत्र बनाने का, लेकिन 1990 में ये राजतंत्र बना, जिससे राजा का शासन होने से लोगों को भी काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर 2006 में इसे लोकतंत्र घोषित किया गया। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लोगों को, काफी दिक्कत, काफी संघर्ष किया उन्होंने इसे लोकतंत्र बनाने के लिए। लेकिन इसके जो नियम थे, संविधान के जो नियम थे वो पहले की ही तरह थे, लेकिन जब एक नया नियम लागू होता है, जैसे राजतंत्र से लोकतंत्र हुआ, तो उसमें उसके नियमों को भी बदलना आवश्यक है। इसीलिए इसके जो नियम थे पहले मोनार्की के, उसको बदलकर लोकतंत्र अर्थात जिसमें लोगों का शासन हो, उसमें चेंज किया गया। द कंट्री ऑफ नेपाल नीड्स टू चेंज ऑल इट्स constitutive rules in order to usher in a new democratic society for which people had struggled for a long time. जो लोगों ने संघर्ष किया था, उस संघर्ष का फल ये हुआ कि वो ये चाहते थे कि इसके नियमों को भी बदला जाए ताकि हर एक इंसान के साथ न्याय हो सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसके क्या क्या की फीचर्स है उसको देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। जो संविधान होता है वो देश की राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति को परिभाषित करता है। राजनीतिक प्रणाली, जो राजनीति यहाँ चलती है जैसे स्टेट गवर्नमेंट को लेकर या सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, तो ये एक इसकी व्यवस्था है, ये इसको एक डिफाइन करता है, परिभाषित करता है इसकी प्रणाली को, इसके तरीके को। इन अ मोनार्की किंग इज द सुप्रीम पावर, वेयर एज इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल्स द कंट्री। द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल एट लार्ज। जो मोनार्की, जो राजतंत्र होता है, उसमें जो शासन चलता है वो किसका सुप्रीम पावर होता है, वो राजा का होता है। लेकिन एक लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वे अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और उसी चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा सरकार को आगे चलाया जाता है। The Constitution also prescribes rules that guard against misuse of power by the leaders. In India, such provisions have been made in the section of fundamental rights. तो मान लीजिए किसी को हमने चुनकर नेता बनाया, तो जरूरी नहीं है, संविधान में ऐसा दिया गया है कि वो अपने सत्ता में जो उसको अधिकार दिए गए हैं उसका वो दुरुपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में।
ताकि कोई भी इंसान अगर अपने सत्ता का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वो समानता का अधिकार भी या उस अधिकार पे भी बल देता है कि सारे लोग समान हैं, एक हैं। One of the fundamental rights to all persons says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. कोई भी सिटीजन हो, हमें हमारे अधिकारों में ये कहा गया है कि किसी भी सिटीजन के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस चीज को लेकर? उसके धर्म को लेकर, उसके कास्ट को लेकर, उसके नस्ल को लेकर, उसके डेट ऑफ बर्थ या जन्म स्थान को लेकर, किसी भी चीज के लिए उसमें हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। It ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. जो डोमिनेंट, जो अपना अधिकार दिखाते हैं दूसरों के ऊपर, कमजोर पीपल के ऊपर, तो जो उनसे कमजोर होते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं अपने अधिकार को किसी के ऊपर या अपना वर्चस्व किसी के ऊपर नहीं वो हावी कर सकते हैं। ऐसा भी प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। The Constitution also contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is normally available to the majority. Thus, the Constitution prevents the tyranny or domination by the majority of a minority. तो जो अल्पसंख्यक होते हैं उस पे कभी भी बहुसंख्यक लोग अपना वर्चस्व नहीं दिखा सकते या अपने नियम को उस पे थोप नहीं सकते हैं। जैसे हम कहीं कहीं पे देखते हैं कि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं वो लोग एकजुट होकर अल्पसंख्यक लोगों पे, जो लोग कम हैं, जो लोग माइनॉरिटी लेवल पे आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उन पे अपने अधिकारों, अपने रूल्स को जबरदस्ती थोपते हैं। तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो अपना अधिकार उस पे नहीं जमा सकते हैं। ऐसा रूल संविधान में दिया गया है। और माइनॉरिटी पीपल को बहुत सारे अधिकारों से हम बाहर भी नहीं किया गया है इसमें। तो हर एक चीज को इसमें ध्यान में रखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट certain decision that we might take that could have an adverse effect on the large principle that the country believes in. तो संविधान में हम क्या देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ऐसे फैसलों, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं जो हमें कुछ ऐसे फैसलों से बचाने में मदद करता है जो हम ले सकते हैं। जो फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जो देश मानता है और ये जो बड़े सिद्धांत लागू किए गए हैं ये इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान हमें कुछ ऐसे फैसलों से भी बचाने में मदद करता है जो हम ले सकते हैं, या जो उन बड़े सिद्धांतों पर जो नियम कानून बनाए गए हैं या जो प्रिंसिपल्स है उसके, उस पर भी नेगेटिव या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं जो देश मानता है इन सब चीज को। तो नेक्स्ट देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज unanimously agreed that India should be a democratic state where everyone must avail equal opportunity. तो इंडिया में लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें हम ये देखते हैं कि हर एक इंसान को इक्वल, समान रूप से अपॉर्चुनिटी दी गई है। किसी में भी स्वतंत्रता के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य या लोकतांत्रिक स्टेट के रूप में माना जाता है जहां हर एक इंसान को समान रूप से महत्व दिया गया है, समान रूप से अपॉर्चुनिटी दी गई है। फिर हम देखते हैं इसमें, फॉर दिस देयर वाज अ नीड फॉर
constitution which could ensure a perfect democracy. A group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who made periodically जो periodically है for the next 3 years to write constitution, to write Indian constitution. तो इसमें हम देखते हैं कि कोई भी नियम बनाते हैं जब हम, तो एक इंसान से वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी इसमें क्या किया गया कि भारत में जो लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी है, सरकार का गठन कैसे किया जाए या उसके कामकाज के जो नियम है वो क्या हो, तो ये काम एक आदमी के बस का नहीं होता है। तो यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं है। इसमें लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया जो 1946 में गठित हुआ। संविधान ये जो गठित हुआ ये किसके द्वारा की गई थी? ये संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। और जो फ्यूचर या भावी संविधान के निर्माण के लिए इसमें अगले 3 साल तक संविधान सभा की जो बैठकें हैं वो होती रही। तो इसमें 300 लोगों ने अपना योगदान दिया था। एक लोगों से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं there were so many factors, most of them quite contrary to each of them, to be assimilated, which clear-cut explanations that made the task very difficult. However, the constitution was finalized with a lot of unique features. हम इसमें देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कारक भी दिए गए हैं जो एक दूसरे से, जो भी नियम बनाए गए हैं या जो भी कारक इसमें दिए गए हैं वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़े विपरीत होते हैं एक दूसरे से। और इसमें उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेन किया गया है, वो भी इसमें हमें देखने को मिलता है। जो ये कार्य बहुत ही आसान नहीं था बल्कि डिफिकल्ट था। इसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स को भी हम देखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फाइनलाइज्ड किया गया है। इसके बाद एक टॉपिक आता है फेडरलिज्म, जिसे हम संघवाद भी कहते हैं। संघवाद, तो संघवाद का मतलब क्या होता है कि इसमें देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, उसे हम संघवाद कहते हैं। तो एक स्तर के तो सरकार नहीं होते इंडिया में, जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, केंद्र स्तर पर होते हैं। तो इन सरकारों को हम इसमें देखते हैं। इसमें हम एक चीज और भी देखते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। तो संघवाद में कई स्तर पर होते हैं देश को, जिसमें बांटते हैं, जैसे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो या पंचायती राज हो। तो इसमें 3 स्तर बताया गया है। जैसे देखते हैं, फेडरलिज्म इज द प्राइम फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन which refers to the existence of more than one level of government in the country. एक स्तर से ज्यादा में बांटा गया है इसको। कौन कौन से स्तर होते हैं संविधान के देखेंगे। इन इंडिया देयर आर गवर्नमेंट्स एट द स्टेट एंड द सेंटर, इसे स्टेट और सेंटर लेवल पे बांटा गया है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, पंचायती राज है वो तीसरा स्तर है गवर्नमेंट का। स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है और पंचायती राज जो कि तीसरा स्तर है इसका। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, they are bound to follow the laws of central government as a matter of national concern. The Constitution clearly defines the jurisdiction of powers of the government at the state
एंड दैट एट सेंटर लेवल। जो सेंटर लेवल पे जो भी नियम है वो बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य का जो अधिकारी होता है उसको भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ पावर्स दिए जाते हैं, लेकिन वो उन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसे सेंटर लेवल पे जो केंद्र के स्तर पर जो नियम होते हैं उसे राज्य को मानना पड़ता है, इसके लिए वो बाध्य है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों को फॉलो करना पड़ता है। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्यायपालिका न्यायपालिका भी होता है, जिसमें पावर्स, जो भी पावर्स दिए गए हैं, जो भी नियम कानून दिए गए, जो भी अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंटर लेवल पे हो, हर एक को क्लियरली डिफाइन किया गया है, क्लियरली परिभाषित किया गया है। फिर हम देखते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Parliamentary form of government is the other features of Indian Constitution which provides the different tiers of governments shall constitute of the representative elected by the people. It also guarantees universal adult suffrage for all citizens. इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो इसके भी कितने फीचर्स होते हैं। अगर हम टोटल संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे हैं तो इसमें हम 5 फीचर्स को पढ़े हैं। उसमें से एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट्री, ये इसका भी अलग फीचर, अलग विशेषता होता है कि इसे भी अलग अलग टायर्स में अलग अलग स्तर पे बांटा जाता है। और जो गवर्नमेंट है वो, जैसे जो लोग हैं वो लोग जिसे भी अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं वो प्रतिनिधित्व के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। इसमें जो भी, जैसे मान लीजिए सरकार का जो संसदीय रूप सरकार, या इसमें अन्य विशेषता इस तरीके से भी हम मान सकते हैं कि सरकारों के विभिन्न स्तरों को ये प्रदान करता है। विशेषता क्या, कि जो लोगों द्वारा चुने गए इसमें जो प्रतिनिधि है वो गठन करेगा। सभी नागरिक के लिए ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी भी देता है कि सभी का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है ये। अब इसमें हम कुछ सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, शक्तियों का पृथक्करण। इसमें शक्तियों के पृथक्करण में भी इसे कितने भागों में बांटा गया है वो देखेंगे। The provision for separation of powers in the Constitution of India recommends for 3 organs of the state. शक्तियों का इसमें 3 अंगों में बांटा गया। संविधान के अनुसार सरकार को 3 अंगों में बांटा गया है। कौन कौन से वो? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर को कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। द लेजिस्लेचर refers to our elected representatives whereas the executive refers to a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government, and the judiciary refers to the system of the courts in the country for preventing the misuse of power by any branch of the state. It also ensures the balance of power between all 3 organs. इसमें पहला लेजिस्लेचर विधायिका होती है, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो विधायिका में जो हमारे द्वारा निर्वाचित, जो हम चुन के जिस प्रतिनिधि बनाते हैं वो प्रतिनिधि व्यक्ति होते हैं। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं।
हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधायिका में कार्य करते हैं। और कार्यपालिका का काम क्या होता है कि इसमें ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो ये देखते हैं कि कानून ठीक से लागू किया गया कि नहीं, शासन ठीक तरीके से शासन चलाने का काम हो रहा है कि नहीं, शासन का जो नियम है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। और न्यायपालिका, न्यायालयों की व्यवस्था को हम न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सरकार की किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, कोई भी स्तर पे हो, सरकार की किसी भी शाखा द्वारा अगर किसी सत्ता का दुरुपयोग होता है तो उसे रोकने का काम करता है न्यायपालिका। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होती है। जितने भी 3 अंग बताए गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन तीनों की जो शक्तियां हैं, जो पावर्स है, वो अलग अलग होती है। तो इन शक्तियों के बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर लगाम रखता है, अंकुश रखता है। एक दूसरे पर हर स्तर, हर स्टेज एक दूसरे पर डिपेंड होता है। एक कार्य दूसरे कार्य, एक इंसान एक कार्य को देखता है, उससे ऊपर वाला लेवल का इंसान उसके दूसरे कार्य को देखता है, तो ये कार्य हर किसी में बटे हुए हैं। तो इसी तरीके से 3 अंगों के बीच जो सत्ता का संतुलन है वो बना रहता है। सेक्युलरिज्म, इसे हम धर्मनिरपेक्षता भी कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। शॉर्ट में अगर इसे हम समझे तो ऑफिशियली डज नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, ये किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट फीचर है इसका, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 6 मौलिक अधिकार हमारे दिए गए हैं, जिसमें इन 6 अधिकारों के बारे में बताया गया है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इसमें क्या होता है कि सभी लोगों को समान अधिकार होता है, सभी लोगों को देश का कानून बराबर हर किसी को सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हर एक इंसान को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार होता है, और चाहे नौकरी को लेकर हो या किसी भी मामले में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता है। सेकंड है फ्रीडम टू राइट, स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार में क्या होता है कि हमें बोलने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति बताने का अधिकार, भाषण की स्पीच देने का जो फ्रीडम है, कोई भी सभा बनाने का इसमें फ्रीडम दिया जाता है, या देश के किसी भी भाग में आ जा सकते हैं हम, या रह सकते हैं और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इसका अधिकार हमें राइट टू फ्रीडम में दिया जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें क्या होता है कि किसी भी नागरिक को, कोई भी इंसान है, अगर उसको ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा, स्टेट के द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर के उसके साथ गलत हुआ है, वो अदालत में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है कि ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि मानव व्यापार या फिर जबरदस्ती किसी से काम करवाना, खास करके जो 14 ईयर से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना, मजदूरी करवाना, वो अपराध है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें सभी नागरिकों को पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई भी धर्म को अपना सकता है या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, इसका अधिकार इसमें दिया जाता है। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इस अधिकार में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय
अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और कोई भी अल्पसंख्यक जिसमें कम लोग आते हैं वो समुदाय जो है अल्पसंख्यक समुदाय है वो अपनी संस्कृति अपने कल्चर की रक्षा कर सकते हैं और उसके विकास के लिए अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपने शैक्षणिक संस्थान को खोल सकते हैं। इसका इन्हें राइट्स दिया गया है। तो इस प्रकार से 6 राइट्स दिए गए हैं। ये चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।